Hello everyone, today we will start new chapter coal and petroleum। तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कोल कैसे बनता है या पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, सब कुछ इस बारे में पढ़ेंगे। और जो इस चैप्टर में हमने टॉपिक कवर करनी है, फर्स्ट टॉपिक है जी कोल एंड पेट्रोलियम, और सेकंड आता है टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और थर्ड टॉपिक है जी हमारा फॉसिल फ्यूल एंड देन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और जो हमारा लास्ट टॉपिक और मेन टॉपिक है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। ये हमारे मेन टॉपिक है। अब इन सभी टॉपिक को करने से पहले सबसे पहले हमें एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमने अगर मशीन चलानी हो या कोई भी व्हीकल चलाना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इवन हमें बल्ब को ग्लो भी करना हो तब भी हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो सोर्स ऑफ एनर्जी करने से पहले हमें एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। एनर्जी क्या है, इज एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की जो शक्ति है उसे क्या बोलते हैं, हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी की अलग अलग फॉर्म है, यानी डिफरेंट फॉर्म है, जो एनर्जी को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसको क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और एनर्जी occur in different form and all form of energy are stored in different ways in the energy sources that we use every day। हम अलग अलग सोर्सेज हैं जो एनर्जी के, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लाइक जैसे हम टीवी चलाते हैं या बल्ब ग्लो करते हैं या सन की तरफ से जो एनर्जी मिल रही है वो भी क्या है, एक एनर्जी ही है। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, ये क्या कर रहे हैं हम, यानी एनर्जी का ही यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे बड़ा सोर्स तो जो है हमारा सन ही है। उसके अलावा डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोर्सेज हैं जो एनर्जी के हैं। ठीक है, तो सोर्सेज कौन कौन से हैं? सोर्सेज कौन कौन से हैं? बायोमास, हाइडल पावर, जियोथर्मल। आप फिगर्स में भी देख पा रहे हैं, दिस इज बायोमास। बायोमास होता है जो भी चीज प्लांट और एनिमल्स से या प्लांट और एनिमल रिफ्यूज से बनती है, दैट इज अ बायोमास। ठीक है, ये आपके पास हाइडल पावर स्टेशन है जहां पे ये पानी फ्लो कर रहा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, जियोथर्मल सोर्स, क्योंकि जियोथर्मल सोर्स से आपको पता है जियोथर्मल एनर्जी मिलती है जिसको आप अलग अलग तरह से अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हो। सो वी कैन से दैट वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइक वी हैव बायोमास, right? This is a biomass indicating, this figure is indicating a biomass। animal भी है, wood भी है, plants भी है। so this is what is a biomass। hydel power is this, as you can see that यहाँ पे प्रॉपर डैम्स है, गेट्स लगे हैं पानी फ्लो होने के लिए, है ना, टर्बाइन्स है। सो दिस इज व्हाट इज एन हाइडल पावर स्टेशन एंड दिस इज अ जियोथर्मल एनर्जी। यू नो दैट कि जियोथर्मल एनर्जी जो होती है अर्थ से हमें मिलती है। अर्थ के अंदर कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स होते हैं। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी प्लेसेस अर्थ के डीप अंदर होती हैं जहां पे कुछ बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे जो अपने आप ही टूटते रहते हैं, जो अपने आप ही क्या होते रहते हैं, डिग्रेड होते रहते हैं, और उनसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी कैसे मिलती है आपको? आपके पास अर्थ के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको कहते हैं हॉट स्पॉट्स। उनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप टूटते रहते हैं, और उनका जो मास है वो अपने आप किसमें कन्वर्ट होता रहता है, एनर्जी की फॉर्म में। और इस एनर्जी को हम निकाल सकते हैं अर्थ से, उन हॉट स्पॉट से बाहर। क्या प्रोसेसेस रहते हैं ये आप हायर क्लासेस में करेंगे कि किस तरीके से हॉट स्पॉट से जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे अलग अलग काम इससे हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं और सोर्सेज ऑफ एनर्जीज की। तो बायोमास, हाइडल पावर, जियोथर्मल तो क्लियर है आपको। और कौन कौन से सोर्सेज हैं देखते हैं। we have wind energy, we have solar energy, we have petrol। देखिए जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी को यूज करने के लिए आपके पास इस तरीके से विंड एनर्जी फार्म्स होते हैं। ठीक है, जहां पे ये क्या लगी हुई है, विंड मिल्स। क्या लगी हुई है, विंड
मिल्स। ये विंड मिल्स विंड की एनर्जी को आप कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारे काम कर सकती हैं। देखेंगे अभी हम आगे, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ विंड मिल्स ऑपरेट एंड हाउ विंड एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड। ऐसे ही आपके पास सोलर एनर्जी है। आपको पता है सोलर एनर्जी का तो एक ही सोर्स है हमारे पास, सन, जिससे आपको डेली एनर्जी मिल रही है, क्योंकि डेली सनसेट भी होता है और डेली सनराइज भी होता है ना। सन की वजह से ही तो आप आसपास जैसे आप बाहर घूमते हो हर चीज को देख पाते हो, है ना। तो इट इज अगेन अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइकवाइज यू हैव पेट्रोल ऑल्सो। आपको पता है पेट्रोल भी आप व्हीकल्स के अंदर, व्हीकल्स में पेट्रोल डलने बिना तो व्हीकल चलते नहीं है ना। तो ये जो व्हीकल्स है इसके अंदर भी जो हम पेट्रोल डालते हैं उससे भी एनर्जी निकलती है, जिससे व्हीकल्स चल पाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सिर्फ सोर्सेज इतने नहीं है, और भी बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। वी हैव प्लेंटी ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो अलग अलग फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइक वी हैव कोल। ठीक है, अब देखिए कोल भी तो हमारे पास एक ऐसी एनर्जी रिसोर्स है। कोल को बर्न करेंगे तो इससे भी तो एनर्जी निकलेगी। आपको पता है कोल को बर्न करने से एनर्जी निकलती है, तभी तो हम उससे इंजन वगैरह चला पाते हैं, है ना। ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं विच आर हैविंग एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स, और उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं अलग अलग काम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं विद कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले आपको बेसिकली यू शुड नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए हमारे पास जो भी चीज हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इन एनी फॉर्म, राइट, इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमने ये देखा कि ये जो सोर्सेज है, ठीक है, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो सोर्सेज मैनमेड भी हो सकते हैं। जो हमारे ये सोर्सेज है वो मैनमेड भी हो सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो सोर्सेज एनर्जी के नेचर के अंदर प्रेजेंट है। जब से नेचर बनी है वो रिसोर्सेज अपने आप नेचर के अंदर प्रेजेंट है और वो हमें एनर्जी देते हैं। दे आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। So sources that are present in nature and they provide us energy are called as natural resources. और man-made resources कौन से हैं? Man-made resources वो हैं जो कि artificially बनते हैं, which is made by man. They are not as such present in nature, but they are man-made. अब ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कोल। आप जानते हैं कि कोल, अभी तक आप इतना तो पता ही है ना आपको कोल कहाँ यूज करते हैं। आप जानते हैं कोल हमारा एक फ्यूल होता है जिसको बर्न करने से हमें एनर्जी मिलती है। ये कोल हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। ऐसे ही पेट्रोल, अब आप जानते हैं पेट्रोल आप कार के अंदर, स्कूटर के अंदर, सब व्हीकल्स के अंदर बेसिकली आप कह सकते हो भरते हैं ना, तभी तो व्हीकल्स चल पाते हैं। तो ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्स है, कोल भी और पेट्रोलियम भी। देखिए सोर्सेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी तो चाहिए। अब चाहे वो एनर्जी नेचुरल रिसोर्स से मिले चाहे मैन मेड रिसोर्स से मिले, एनर्जी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर में जो रिसोर्सेज है और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स है कुछ हमारे पास, जैसे कि कोल और पेट्रोल, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर में मिलते हैं ये रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को, जो नेचर में मिलने वाले रिसोर्सेज हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक तो रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जैसे कि नाम आप सजेस्ट कर रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि नाम है रिन्यूएबल, है ना। तो रिन्यूएबल का मतलब इसमें से अगर हम लें तो ये वर्ड क्या बना, रिन्यू, मतलब जिनको आप इजिली रिन्यू कर सकते हो, मतलब दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। और नॉन रिन्यूएबल, अगर इसके आगे मैं नॉन लगा दूं तो ये क्या बन गया वर्ड, नॉन रिन्यू, मतलब जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आसानी से रिन्यू नहीं हो सकते। ऐसे ही रिन्यूएबल को हम कह सकते हैं
कि इन रिसोर्सेज को हम जितना भी यूज करेंगे जल्दी फिनिश नहीं होंगे एंड दे आर गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। एंड नॉन रिन्यूएबल अगर एक बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको बनने में बन तो जाएंगे बट दे विल टेक मच टाइम टू गेट रिफॉर्म। ठीक है, जैसे कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है हमारे पास सोलर एनर्जी। जैसे कि आप देख रहे हो सोलर एनर्जी कौन सी होती है, विच कम्स फ्रॉम सन, सनलाइट के अंदर होती है। अब आप देखो सन कितने बिलियन ट्रिलियन ईयर्स से प्रेजेंट है, तो अभी भी प्रेजेंट है और उसकी जो एनर्जी है दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर मच लॉन्ग टाइम। ऐसे ही वाटर, वाटर हमारी पुरानी जनरेशन्स को, उनसे पुरानी जनरेशन्स को तब से पानी है और अभी भी आने वाली बहुत टाइम तक ये पानी रहेगा, तो दैट मीन्स इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अब जानते हैं ना वाटर तो वाटर साइकिल से आता है ना, तो वाटर साइकिल तो चलता रहता है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी काफी टाइम तक रहेगी। ऐसे ही एयर, एयर आपको पता है कहाँ है, एटमोस्फेयर में एयर है हमारे, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नॉन रिन्यूएबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें आपके आ जाते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एक बार अगर खत्म हो गए तो इनको बनने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। So fossil fuels come in the category of non-renewable resource. Renewable resources are also called by another name, that is inexhaustible resources. क्योंकि आपको पता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज बार बार बन सकते हैं, तो ये एग्जॉस्ट नहीं होते, दे आर इनएग्जॉस्टिबल लाइक वाटर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, जिनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर एक बार खत्म हो जाए, अगर हम उनका वाइज यूज नहीं करें तो वो खत्म हो जाएंगे। therefore they are also called by the another name, that is exhaustible resources, and you know that petrol is a exhaustible resource. Now let us find that which resources are renewable and which are non-renewable. ठीक है, तो पिक करते हैं कुछ रिसोर्सेज को, एक गेम खेलते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ पिक्चर्स होने वाली हैं एंड वी आर गोइंग टू पिक दोज पिक्चर्स एंड वी आर गोइंग टू क्लासिफाई देम एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। राइट, सो रेडी फॉर द गेम, लेट्स प्ले नाउ। सी वी हैव डिफरेंट पिक्चर्स हियर, मैंने आपके लिए बहुत सारी पिक्चर्स चूज की है, सो वी आर गोइंग टू क्लासिफाई देम एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। राइट, अब सन है, सन जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत साल से प्रेजेंट है और बहुत साल तक रहने, बहुत टाइम तक रहने वाला है, तो ऑब्वियसली ये जल्दी खत्म तो होने वाला है नहीं, तो दैट मीन्स इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। पेट्रोल, पेट्रोल जो है अगर आप उसको एक लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे तो इट इज गोइंग टू गेट एग्जॉस्ट, और एक बार अगर खत्म हो गया तो बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं, कोल। कोल को भी बनने में बहुत साल लग जाते हैं, सो अगेन इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट वी हैव इज दिस, पहचान पा रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है भारत गैस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ गैस सिलेंडर। और ये भारत गैस का क्या मतलब है? जैसे कंपनीज होती है जो अलग अलग गैस बनाती है, जैसे भारत गैस है, इंडेन है, इस तरीके से। ठीक है, तो दिस सिलेंडर चाहे भारत गैस का हो, चाहे इंडियन कंपनी का हो, चाहे कोई और कंपनी का हो, इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। मतलब अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है, इट विल टेक अगेन सेम टाइम टू गेट रिन्यू, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट वी हैव इज दिस सिलेंडर, दिस इज सीएनजी सिलेंडर। ये एलपीजी सीएनजी क्या फुल फॉर्म है, वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर। ठीक है, तो अभी जी हम जो पढ़ रहे हैं सीएनजी सिलेंडर, ये किस लिए यूज होता है? दिस इज यूज इन अ व्हीकल्स बिकॉज सीएनजी इज अ एफिशिएंट फ्यूल। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर, ये जो गैस है इसके अंदर, दिस इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दिस इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिस इज अगेन अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, सो दिस इज अगेन अ नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, कितना सुंदर वॉलपेपर लग रहा है, दिस इज अ वाटरफॉल। As you all are very, you can say, curious to see these kind of waterfalls. अब देखिए वाटर जो है, वाटर तो जब तक वाटर साइकिल रहेगा तब तक वाटर रहने वाला है, वाटर साइकिल जब तक सोलर एनर्जी रहेगी, क्योंकि सन से ही तो पानी इवेपोरेट होता है। जैसे कि आपको पता ही है वाटर बॉडीज है, सन की सनलाइट पड़ी
पानी इवेपोरेट हुआ, ऊपर जाके क्लाउड्स बन गए, है ना, तो उसी से रेन आ गई। तो रेन तो इज ऑब्वियसली अ वाटर, रेन इज अ सोर्स ऑफ वाटर, एंड वाटर इज अगेन अ रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, तो अब आप ये गेम में हमने सारी पिक्चर्स को बता पाए कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। सो जस्ट यू नीड टू फोकस दैट दो सोर्सेज व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर रिन्यूएबल, और दूसरे जो कि एक बार एग्जॉस्ट हो जाएंगे और बनने में बहुत टाइम लगेगा, दे आर नॉन रिन्यूएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक के साथ जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्स है। दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, पर नेचुरल रिसोर्स कौन सा? नॉन रिन्यूएबल वाला, मतलब एक बार खत्म हो गया तो बनने में बहुत साल लगने वाले हैं। तो दैट इज आवर फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि फॉसिल्स, पहले तो हम पढ़ते हैं कि फॉसिल्स बनते कैसे हैं। देखिए, जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बड़ी बड़ी हो जाते हैं अर्थ के अंदर और बहुत साल तक अंदर ही रहते हैं अर्थ के नीचे दबे हुए, क्योंकि वहां पे बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है, उससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में। तो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अर्थ के आप कह सकते हो सेडिमेंट के नीचे दब गए हैं और बहुत साल तक वो नीचे ही रहते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर करके दे कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ फॉसिल फ्यूल। एज वी हैव दिस एग्जांपल, दिस इज कोल। कोल इज अगेन अ फॉसिल फ्यूल। ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि हमने बात करा है, दे आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब खत्म हो गए तो बहुत मुश्किल से बहुत टाइम लगेगा इनको बनने में, और अगर इनको बहुत टाइम लगेगा तो आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है ना, तो वो ये रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इनका क्या रिकमेंडेड है? देयर वाइज यूज इज रिकमेंडेड। डोंट वेस्ट फॉसिल फ्यूल्स, यूज देम वेयर दे आर रिक्वायर्ड एंड डोंट वेस्ट देम। That is called as a wise use. So we should not waste the non-renewable resources as they take much time to get renewed, and they should be conserved for our future generation. Right? तो ये जो हमारे कोल या पेट्रोल है, दे आर वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स ओनली, तो इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। देयर वाइज यूज इज रिकमेंडेड। Now, what kind of fossil fuels we see in nature? That is a coal, you can see in the picture, natural gas, this is a cylinder, and here the natural gas is being used as liquefied petroleum gas, one of the, you can say, type of natural gas, right? And this is the petrol. So we have basically three kinds of fossil fuels, right? And these fossil fuels are coal, natural gas and petroleum. So let us study them in detail now. तो पहला फॉसिल फ्यूल हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज कोल। दैट इज कोल। कोल है क्या? अब आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में रॉक्स जैसा लग रहा है ना, सो इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक एंड दैट कैन बर्न, जो जल सकता है। इसको जब हम जलाते हैं तो वी गेट एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब है क्या इसके अंदर? कोल के अंदर, कोल के अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मेन कंपोनेंट। और इसमें कुछ क्वांटिटी का नाइट्रोजन एंड सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट। So that means the main thing which is present in coal is carbon, hydrogen, oxygen, and among that there is a small quantity of nitrogen and sulfur also. So as you can see in the picture, this is the coal which has these major components, and nitrogen and sulfur as you can say a minor component present in traces. Now, जो coal है that is of different types. अब देखिए ये चारों ही आपको वही सेडिमेंट्री रॉक है, ऑन बर्निंग दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनर्जी। और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सब अलग अलग लग रहा है ना, सब अलग अलग लग रहा है। तो ये कोल के टाइप्स है हमारे पास। तो जैसे कि आप ये फॉर्म देख रहे हो, दैट इज पीट, दिस इज लिग्नाइट, दिस इज बिटुमिनियस, एंड दिस कोल टाइप इज अ एंथ्रासाइट। अब जानते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है?
देयर इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ कार्बन कंटेंट। पीट के अंदर कार्बन कंटेंट है 60%, लिग्नाइट के अंदर है 70%, बिटुमिनियस के अंदर है 80% और एंथ्रासाइट के अंदर 90% कार्बन है। अब जितना कार्बन कंटेंट, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी, उतनी कोल की बेटर क्वालिटी होगी। उतनी कोल की क्वालिटी क्या होती है? बेटर। ठीक है, तो हमने देखा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पीट हैज 60%, लिग्नाइट हैज 70%, बिटुमिनियस हैज 80 एंड एंथ्रासाइट हैज 90। तो ऑब्वियसली एंथ्रासाइट इज अ मोस्ट यू कैन से बेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इसलिए जनरली ये यूज नहीं होता है बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। The commonly used form is bituminous. As you can see in the figure, this is the most common form which is being used wherever the coal is required. And this form is very expensive. This form is very expensive, though it is very good, but it is very expensive. Now we have is destructive distillation. देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कभी भी किसी चीज को आप एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करो तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हीटिंग एनीथिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसके लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए होता है दैट इज समहाउ सिमिलर टू दिस फिगर एज इट इज शोन। आप देख पा रहे हैं, वन ट्यूब इज दिस, राइट, अ ग्लास ट्यूब, अनदर ग्लास ट्यूब इज दिस. They are connected by means of these pipes, right? There is a tripod stand, this stand, which can hold these tubes. This is a burner, as you can see, right? So this is a burner, a tripod stand. ठीक है, इसके अंदर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की कर रहे हैं, इसलिए हमने कोल रखा हुआ है यहाँ. दिस इज अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग ट्यूब because it can actually bear the temperature. आप इसको हीट कर रहे हैं और ये टूट नहीं रहा है, तो this is called as boiling tube as it can bear the high temperature also. The another boiling tube connected by means of pipe. One you are seeing that यहाँ से एक पाइप इसमें जा रही है और दूसरी पाइप एक आउटलेट के लिए है जहां से आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोल गैस निकल रही है, राइट? और इसके अंदर क्या है? वाटर. So this kind of apparatus is actually used whenever the destructive distillation is being carried out. So now let us study the destructive distillation of coal. अब जैसे कि आप यहाँ पे अगर कोल को रखें और इसको हीट करें, ठीक है, तो आप देखते हो कि इसको हीट करने से कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है. तो इसमें से हमने देखा कि यहाँ पे जो हीट करने के बाद बचता है, इसको कोल को हीट करने के बाद, दैट इज कोक. जो यहाँ बचता है आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दैट इज कोक, ठीक है. और यहां से ये जो आप देख रहे हो कि इसमें से जो भी चीज रेजिड्यूज निकल रहे हैं वो इस ट्यूब के अंदर जा रहे हैं, जो कि पानी है इसके अंदर. तो आप देख पा रहे हो कि इस यहाँ पे ये जो नीचे इकट्ठा होता है ब्लैक कलर का थिक सा सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज कोल टार, ठीक है. यहाँ पे वाटर भी है विच डिसॉल्व्स अमोनिया that to form ammonical liquor. ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है कोल को बर्न करने के लिए. जैसे हमने पढ़ा था ना, नाइट्रोजन भी है कोल में. तो इट when dissolved in water it forms like, जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ अमोनिया बन जाता है, एंड अमोनिया when dissolved in water it forms ammonical liquor, जो कि इस लिक्विड पोर्शन है, ठीक है. और यहाँ से गैस भी लिबरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज कोल gas. So these are the products which we obtain when we heat coal in absence of air. So now let us see the use of these substances. So first we have coke. It looks like this. You know that where the coke is being used? It is used as a reducing agent in metallurgy. Metallurgy एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि मेटल्स है वो आपको अर्थ में as such नहीं मिलते हैं. They occur in a combined form that is called as ores. इन ओर्स में से हम मेटल को अलग करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. तो मेटलर्जी में कुछ प्रोसेसेस है जहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज होता है. रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी चीज होती है जो किसी की ऑक्सीजन को हटा दे. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सपोज मेरे पास जिंक ऑक्साइड है. ये क्या है? जिंक ऑक्साइड. अगर मैं इसमें कोक डालती हूँ, कोक बेसिकली पाउडर फॉर्म होती है कार्बन की, तो कार्बन ही है, तो it forms Zn plus CO. It forms Zn plus CO. तो आपने देखा इस कोक ने ऑक्सीजन को अलग कर दिया. So therefore this is called as reducing agent.
तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी ऑक्सीजन को अलग कर दे, ठीक है। तो ऐसे कोक यूज होता है एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, एज आई हैव शोन यू इन द इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव इज अमोनिकल लिकर। कुछ इस तरीके से अमोनिकल लिकर, दिस इज नॉट अमोनिकल लिकर, बट ये अमोनिकल लिकर कुछ इस तरीके से यूज होता है दैट इट फॉर्म्स अ गुड फर्टिलाइजर दैट इज अमोनियम सल्फेट। कैसे? ये जो अमोनिकल लिकर है, जब आप इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप कहते हो H2SO4, इसके साथ जब आप इसको रिएक्ट करते हो, इट फॉर्म्स अ गुड, लाइक जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ, ये अमोनिकल लिकर है आपके पास। अमोनिकल लिकर बेसिकली क्या है? अमोनिया और पानी का मिक्सचर, जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है NH4OH। तो जब ये NH4OH को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, ये मिलके बनाता है एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर दैट इज NH4 whole twice SO4 कॉल्ड एज अमोनियम सल्फेट, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखा रही है। एंड इट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आप समझते हैं ना, जो कि सॉइल के अंदर डालते हैं टू इनरिच द सॉइल, ताकि उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। नेक्स्ट वी हैव इज कोल टार। इस तरीके से कोल टार एक थिक सा लिक्विड है, एंड आप जानते हैं कि शुरू में सोचते थे कि कोल टार का कुछ इतना यूज नहीं है, बट बाद में पता लगा इट इज यूज फॉर सर्फेसिंग रोड्स एंड ऑल्सो इट इज अ सोर्स ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। बहुत ही गुड स्मेलिंग एरोमेटिक अरोमा होती है जिनके अंदर, वेरी गुड स्मेलिंग कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ कोल टार। Next we have is coal gas, as you can see in figure. It is a mixture of hydrogen, right? Methane, methane is CH4 and carbon monoxide. और जब आप इस गैस को, ये सारी जो गैसेस है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जलने पे हीट प्रोवाइड करती है। सो इट इज बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल आल्सो फॉर कुकिंग पर्पसेस। Next we have is a natural gas. Again, natural gas is one of the fossil fuel, right? And it is again, a non-renewable resource. तो अब हम देखते हैं नेचुरल गैस में क्या है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, बहुत ही तरह के अल्केन्स प्रेजेंट है इसके अंदर। कौन कौन से? 80% मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, 7% इथेन है जिसका फॉर्मूला होता है C2H6, 6% प्रोपेन है जिसका फॉर्मूला होता है C3H8, और 4% ब्यूटेन है दैट इज C4H10. तो नेचुरल गैस हैज 80% मीथेन, 7% इथेन, 6% प्रोपेन एंड 4% ब्यूटेन। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है दैट इज मीथेन। तो नेचुरल गैस में जो मेन चीज है दैट इज मीथेन। उसके अलावा कुछ कम परसेंटेज में इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेचुरल गैस मिलती कहाँ है हमें? इट अकर्स इन अ डीप इन अर्थ क्रस्ट, जहां पे पेट्रोलियम के डिपॉजिट मिलते हैं, वहीं पे हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज वन ऑफ द काइंड इन विच द नेचुरल गैस इज बीइंग यूज्ड. That is a CNG cylinder. This is a CNG cylinder, and CNG cylinder means when the natural gas is in compressed form, then it is called as compressed natural gas. अब ये मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि नेचुरल गैस अलग अलग फॉर्म्स पे यूज होती है। इट इज बीइंग यूज्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कॉल्ड एज LPG. अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे इट इज LPG, एंड दिस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि सिलेंडर्स आप यूज करते हो घर में कुकिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, लाइकवाइज वी हैव अनदर फॉर्म दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट the compressed natural gas cylinder, and it is being used in the vehicles as it is an efficient fuel. अब LPG जो सिलेंडर है हमारे पास, liquefied petroleum gas, that you know that the main component which is present is propane and butane in it. तो LPG के अंदर जो main component है that is butane, right? But along with that, the propane is also present, but the main component is butane in the LPG cylinder, and it is being used as a domestic as well as industrial fuel. Likewise in CNG that we have already discussed,
द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज मीथेन, and again it is used as a fuel in vehicles and in industries. As you can see in the figure, this is a CNG cylinder. It is a very efficient fuel, and you know that there are certain characteristics of the fuel that make the fuel very efficient, कि इसमें से धुआं कम निकलता है, ये अच्छे से बर्न होता है, स्मूथली बर्न होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी टू हैंडल है, कुछ हार्मफुल गैसेस नहीं निकल रही है, राइट. सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर दैट इज कंबशन एंड फ्यूल. पर अभी जो हम बात कर रहे हैं कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि CNG इज अ वेरी गुड फ्यूल एज इट possess all those features which a good fuel should possess. Now the third type of fossil fuel we have is a petroleum. ठीक है, तो जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स हैं, राइट. तो वो कौन से फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे पास? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. तो कोल और नेचुरल गैस के बारे में तो आपको काफी नॉलेज है. सो लेट अस स्टार्ट विद पेट्रोलियम नाउ. तो पहली बात तो ये है कि पेट्रोलियम जो है वो कहां से मिलता है, कहां बनता है और कैसे बनता है. तो पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ सी. तो ये बात तो क्लियर है कि पेट्रोलियम आप कहां से एक्सट्रैक्ट करते हो? आप सी में से एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, ठीक है, सी बेड में आप कह सकते हो. तो जो पेट्रोलियम है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. क्या होता है, जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म सी वाले मरने लगते हैं, they become dead. So what actually happen is that their bodies get settle at the bottom of sea. जैसे कि ये आपके पास सी है, ठीक है, तो ये हमारा सी बेड है, ठीक है. तो ये हमारे पास सपोज मान लो हमारे पास सी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है. तो ये ऑर्गेनिजम्स जब मरने लगते हैं या मर जाते हैं किसी भी कारण, सो दे गेट सेटल एट द बॉटम. ये यहाँ पे सेटल होते रहते हैं बॉटम पे. एंड विद टाइम दे गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. ठीक है, और सी में आपको पता है सैंड क्ले सब होती है. तो दे गेट कवर्ड बाय दैट सैंड एंड क्ले. तो ऐसे सैंड और क्ले की लेयर्स के नीचे वो दब जाते हैं, ठीक है. सो व्हाट हैपन, ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स जब तक वो दबे रहते हैं उसके अंदर, बहुत सालों लग जाते हैं इस चीज में. अगर वो बहुत सालों तक उसके नीचे दबे रहते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर करके दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी हमें मिलती है, ठीक है. सो बहुत साल ये जो आप समझ गए ना कि ये जो सी के ऑर्गेनिजम्स हैं ये जब मर जाते हैं, दे सेटल ऑन सी बेड, दे गेट कवर्ड विद सैंड एंड क्ले. और अगर जब वो बहुत सालों तक, बहुत लंबे सालों तक ऐसे ही इसके नीचे एम्बेडेड रहते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है फॉसिल फ्यूल्स. कौन से? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. इस तरीके से अब आप देखिए ये आपके पास सी है, ठीक है, ये आपके पास रॉक्स हैं, ये आपके पास इम्परमिएबल रॉक है. तो यहां पे आप कह सकते हो ऑयल फील्ड होती है विद नेचुरल गैस, जहां से आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स, इम्परमिएबल रॉक, सोर्स रॉक, दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस. हमारा कंसर्न अभी यहाँ पे ये जानना है कि सी में कहां पे आप कह सकते हो कि आपको ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिलती है. जो दिस अकर इन दिस रीजन, ठीक है. और पेट्रोलियम दिखता कैसा है? इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड. हाउ इट लुक्स लाइक? इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड विद अनप्लेजेंट ओडोर. ऐसी ओडोर होती है कि बहुत तीखी सी स्मेल होती है इसकी, कि सिर पे भी चढ़ जाती है अगर आप कॉन्स्टेंटली इसको सूंघे तो. सो इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल. सो दिस इज हाउ वी गेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. Now we have a process, very important process, refining of petroleum. अब जो ये पेट्रोलियम हमें मिलता है इसकी हम रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है. क्योंकि पेट्रोलियम जो है ये एक अकेला कंपोनेंट नहीं है, ये एक्चुअली बहुत सारे कंपोनेंट से बना हुआ है. इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग. और कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए? दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन.
ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, या ऐसे कैसे इस प्रोसेस को यूज करते हैं कि आपको पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। So we are going to start with refining of petroleum. ये तो क्लियर है आपको कि it is actually the process which is involved is fractional distillation. देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पहले हम डिस्टिलेशन की बात करते हैं। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो, राइट, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि जो ये फ्रैक्शनल का मतलब है फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का क्या मतलब है, फ्रैक्शंस। तो दोबारा देखते हैं, पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस है उनका बॉइलिंग पॉइंट आपस में डिफरेंट है, उनका बॉइलिंग पॉइंट आपस में क्या है, डिफरेंट। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने का मतलब है कि जब हम उनको हीट करते हैं तो लिक्विड को, गैस बनने को ही तो आप बॉइलिंग कहते हो ना, लिक्विड जब गैस बनती है उसी को तो हम बॉइलिंग कहते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड गैस बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब देखिए दोबारा देखते हैं, पेट्रोलियम के बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस बनते हैं, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इनकी डिस्टिलेशन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, और हम इनको डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस involved here in separating the fractions according to different boiling points, right? So let us start with refining of petroleum. So what is it? It is a separation of petroleum into different components based on the fact कि जो different components है crude oil के, crude oil या petroleum एक ही बात होती है, ठीक है। crude oil या petroleum के, तो they are based on the fact that different compounds of petroleum or crude oil they have different boiling points. तो इसके लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं that is this which is shown in the figure. As you can see that this huge column is a fractionating column. ये जो पूरा कॉलम आपको टॉवर सा दिख रहा है, this is a fractionating column और it is called as fractionating tower. ठीक है। तो इस टॉवर का यूज करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए। अब आप देखिए इसके अंदर ही कितने कंपोनेंट्स, पेट्रोल हमने यहां से डाला तो सिर्फ पेट्रोलियम ही था, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज वन एंड द सेम थिंग। तो इसमें कितने कंपोनेंट्स मिल गए आपको, आपको ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट मिल गया, फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ब्यूटेन, प्रोपेन। अब ये सारे आप देख रहे हो टेम्परेचर्स भी मेंशन्ड है इस पे, इसका मतलब इन सब का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट था, इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सेपरेट हो गए, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से रिफाइनिंग हुई। क्रूड ऑयल इज हीटेड इन अ फर्नेस, ये हमारे पास फर्नेस है, ठीक है। इस फर्नेस के अंदर पहले हम पेट्रोलियम डालते हैं और इसको हीट करते हैं। कितना हीट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 400 डिग्रीज। अगेन द क्रूड ऑयल इज हीटेड इन अ फर्नेस, ये जो क्रूड ऑयल है इसमें, इसको हम यहाँ फर्नेस के अंदर हीट करते हैं अराउंड 400 डिग्रीज एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। दिस इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। अब आप देखिए जैसे आप इसको इसके अंदर डाल रहे हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस है ना, और उसके बाद 370। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं। जैसे 400 डिग्री सेल्सियस पे डालते ही क्या कंपोनेंट सेपरेट हुआ, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और एस्फाल्ट। 370 पे फ्यूल ऑयल, 300 डिग्री सेल्सियस पे डीजल, 200 पे केरोसिन, 150 पे पेट्रोल, और उससे ऊपर आपने देखा ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो द फ्रैक्शन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट,
द फ्रैक्शन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट फर्स्ट, मतलब बॉटम पे ही सेपरेट हो जाती है, लोअर मोस्ट पार्ट पे ही सेपरेट हो जाती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं ये, आप कह सकते हो हीट करके वेपर्स, अलग अलग टेम्परेचर पे ये गैसेस फॉर्म में आ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि when the crude oil is heated in the furnace at 400 डिग्री सेल्सियस, और इसको इंट्रोड्यूस किया हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, तो जो फ्रैक्शन है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर मोस्ट पार्ट पे सेपरेट हो रही है, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो विद लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड एट द टॉप, बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे लो होता जा रहा है वैसे वैसे फ्रैक्शंस सेपरेट होती जा रही है। सो आई थिंक यू गॉट इट दैट हाउ वी कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम बाय द प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब देखते हैं कंपोनेंट्स क्या ऑब्टेन किए आपने। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, lubricating oil, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमेन। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो अपने क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से ऑब्टेन किए। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनके बारे में। फर्स्ट वी हैव इज अ पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस इस तरीके से सिलेंडर्स में होती है, और किस लिए आप यूज करते हो? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री एंड होम। फ्यूल तो आपको पता है ना, जिसको जलाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री एंड होम। नेक्स्ट वी हैव इज पेट्रोल। पेट्रोल तो आप सब फैमिलियर हैं कि पेट्रोल का यूज कहाँ होता है। पेट्रोल हमेशा व्हीकल्स में डलता है, ठीक है, और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है। तो पेट्रोल इज अगेन यूज फॉर मेनी पर्पसेस। नेक्स्ट वी हैव इज अ केरोसिन। आपको पता है केरोसिन भी एक फ्यूल है। कहाँ पे यूज होता है? स्टोव्स में, लैब्स में, तो काफी जगह पे इस मिट्टी के तेल की यूज होती है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन। तो जहां पे भी आपको स्मूथ करना है किसी चीज को, देयर यू कैन यूज द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। इससे फ्रिक्शन कम हो जाती है। फ्रिक्शन हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, तो पहले आप यूनिट पढ़ चुके हो फ्रिक्शन, तो आपको पता है फ्रिक्शन को जब कम करना चाहते हैं, आप स्मूथनेस करना चाहते हो, किसी सरफेस को स्मूथ करना चाहते हो, तो देयर वी नीड अ ल्यूब्रिकेशन एंड दैट कैन बी डन बाय अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। नेक्स्ट वी हैव इज अ पैराफिन वैक्स। इस तरीके से दिखती है पैराफिन वैक्स, एंड वेयर इट इज यूज्ड, it is used in ointments, candles, Vaseline, etc. So again, the paraffin wax actually you can say is very useful. Next we have is a bitumen. This is how the bitumen look like. ये सारे के सारे components हैं जो crude oil से separate हुए हैं, and it is used for paints and road surfacing. Road के surface बनाने के लिए this is being used. And another component, that is diesel, which is obtained as a byproduct on refining of petroleum, it is used as a fuel in vehicles. जैसे कि आपको पता भी है कि डीजल भी पेट्रोल की तरह एक फ्यूल की तरह यूज होता है व्हीकल्स वगैरह में, right? So this is another you can say the byproduct which we obtain on refining of petroleum. Now we have energy and environment. देखिए, आपको पता है कि एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एनर्जी होगी तभी तो आप काम कर पाओगे, पर एनर्जी जो हमें मिल रही है वो एनवायरमेंट को भी किसी तरीके से अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो एनवायरमेंट क्यों अफेक्ट हो रहा है हमारा? इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो रही है। आपको पता है मॉडर्नाइजेशन के मॉडर्न एरा में हमारे पास इंडस्ट्रीज बहुत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है, बहुत लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज है, तभी तो आप कह सकते हो कि इतनी तरह की लग्जरीज आपको मिल पा रही है, ठीक है, या इतनी तरह की चीजें हैं जिनको आप यूज कर पा रहे हो अलग अलग फील्ड में। दैट इज ऑल ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। दूसरा, लग्जोरियस आइटम्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है। हर इंसान, हर दूसरे घर में सबके पास आप जाते हैं लग्जोरियस आइटम्स है, टीवी है, लैपटॉप है, कार्स हैं, है ना, अच्छे अच्छे क्लोथ्स है। फॉर दैट ऑल्सो वी नीड यू कैन से अ गुड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड दैट इज अगेन इफेक्टिंग द एनवायरमेंट ऑल्सो, एज यू कैन सी इन द फिगर। अब आप देखिए, ये इंडस्ट्रीज तो चल रही है, लेकिन इनसे आप देख रहे हैं धुआं कितना निकल रहा है। सो दिस स्मोक, सिर्फ ये धुआं ही नहीं है,
along with this smoke, there are certain particles which are being suspended in the atmosphere, and they are going to affect us in one or two ways. और बहुत ही तरह का एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी में भी इसका दिख रहा है। ऐसे ही एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी बढ़ गई। आप जानते हैं लैपटॉप इज हैज नाउ बिकम, जैसे कि आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज भी करते हैं, एंड मोर ओवर इट इज बीइंग यूज्ड, यू कैन से इन एवरी फील्ड, एवरीबडी, इन ईच एंड एवरी हाउस देयर इज अ लैपटॉप, मैक्सिमम देयर इज अ लैपटॉप। तो जैसे कि लैपटॉप हो गया, आपके पास टीवी हो गया, आपके पास म्यूजिक प्लेयर्स हो गए, दैट इज अगेन ड्यू टू द यू कैन से द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज। तो उसके कारण भी क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप है, एंड इंडस्ट्रीज क्या पिक्चर तो देख ही पा रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से एनवायरमेंट को खराब कर रही है। और हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है, जो हमारे आप कह सकते हो रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारा एटमोस्फियर है, हमारा हाइड्रोस्फियर है, जो कि एयर वाटर ये सब, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट तो हो रही है इंडस्ट्री से। तो जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हमारे पास यूज करना चाह रहे हैं हम एग्रीकल्चर में, जैसे आपको पता है, आप ये जैसे कि इंसेक्ट स्प्रे देख पा रहे हैं, है ना। तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो कि आपकी क्रॉप के अंदर पेस्ट ना लगे, कीड़े ना लगे, उनको मारने के लिए आप दवाई डालते हैं, ठीक है। तो ये जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, ऐसे आपके पास फंगिसाइड्स भी होते हैं, ऐसे आपके पास फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। तो ये सब कैसे बन रहे हैं आपको, इनकी डिमांड बढ़ रही है ना एग्रीकल्चर में, तो कैसे भी मिल रहे हैं आपको, इंडस्ट्री से ही तो मिल रहे हैं। एवरीथिंग इज बीइंग मेड इन द इंडस्ट्रीज, एंड इंडस्ट्रीज हैज यू कैन से दैट इज अ पॉल्यूटिंग एनवायरमेंट। तो एनर्जी और एनवायरमेंट आप कह सकते हो आपस में लिंक्ड है थोड़ा, कि लाइक एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरे करते करते एनवायरमेंट को भी किसी तरीके से हम कुछ अफेक्ट तो कर रहे हैं। नाउ वी नो दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हम अभी पढ़ चुके हैं ना कि हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज तो रिन्यूएबल होते हैं और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। तो जो ये नॉन रिन्यूएबल वाले रिसोर्सेज हैं, ये जो हैं ये बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। और इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इनका वाइज यूज करना चाहिए। तो इसी के बारे में हम पढ़ने लगे हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास एग्जॉस्टेबल है, मतलब नॉन रिन्यूएबल है, और वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स। आप देख पा रहे हैं फॉरेस्ट, आपको पता है फॉरेस्ट तो बहुत जरूरी है, फॉरेस्ट से बहुत सारे आपको पता है हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको हम अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, दीज आर एग्जॉस्टेबल एंड दे आर नॉन रिन्यूएबल। इनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है, सो ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। इस और भी जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, इनको भी हमने पढ़ा, अभी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फ्यूल्स बनने में इनको। और हमें ये भी पता है कि जो इनके रिजर्व्स हैं, जो भी हमारे पास ये है, एग्जिस्टिंग है, ये सिर्फ कुछ 100 सालों तक ही चल सकते हैं, कुछ 100 ईयर्स तक ही चल सकते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इन फ्यूल्स को यूज करके एयर पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। दोबारा बताती हूँ मैं आपको, हमें पता है कि कुछ फ्यूल्स हमारे पास एग्जॉस्टेबल है, ठीक है। एग्जॉस्टेबल मतलब भी है, एग्जॉस्ट खत्म हो सकते हैं, और वो नॉन रिन्यूएबल भी है, मतलब बनने में बहुत टाइम भी लग सकता है। और मोर ओवर इनके जो रिजर्व्स हमारे पास अभी हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, मतलब वो कुछ सालों तक ही चलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस है, दे ऑल्सो नीड दीज रिसोर्सेस, राइट। और हमें ये भी पता है कि इन जो एग्जॉस्टेबल सोर्सेस को हम यूज करते हैं, चाहे हमें एनर्जी देते हैं, पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे कॉज एयर पॉल्यूशन ऑल्सो। जैसे कि आपके पास कोल है, कोल को जलाने से आपको पता है धुआं, कुछ तरह की गैसेस जो आती है एयर में रिलीज होती है, जो एयर पॉल्यूशन कॉज करती हैं, है ना। तो ऐसे ही जो फॉसिल फ्यूल, सेम विद पेट्रोल, पेट्रोल जब व्हीकल्स में डलता है, व्हीकल्स में डलना तो जरूर है क्योंकि उसके बिना तो व्हीकल्स चल नहीं पाएंगे, बट व्हेन इट इज यूज्ड इन द व्हीकल्स, तो जब ये फ्यूल की बर्निंग होती है, इस पेट्रोल की बर्निंग होती है, इट लिबरेट सर्टन हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, और धुआं भी निकलता है। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये फॉसिल फ्यूल्स है, ये एयर पॉल्यूशन के साथ भी कंसर्न है ना। तो इसलिए ये, जैसे कि आपको पता है कि ये लिंक्ड है ग्लोबल वार्मिंग से भी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है,
ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि बहुत ज्यादा CO2 का कंटेंट एयर के अंदर हो जाना। ठीक है, एयर के अंदर जब बहुत ज्यादा CO2 हो जाती है तो क्या होता है, ये जो CO2 गैस है ये सन से आने वाली इंफ्रारेड रेज को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। ठीक है, ये इंफ्रारेड रेज जो होती है इनकी प्रॉपर्टी है कि दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। दोबारा बताती हूं मैं आपको। देखो ये हमारे पास सन होता है ना, सन से जो लाइट आ रही है उसमें कुछ तरह की रेज है। ठीक है, जिसमें से एक इंफ्रारेड रेज भी है। इंफ्रारेड रेज एक ऐसी रेज है जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ये रेज CO2 के अंदर ट्रैप हो सकती हैं। ठीक है, अब CO2 अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी तो ये रेज भी बहुत ज्यादा, सपोज एक मॉलिक्यूल के अंदर इंफ्रारेड रेज ट्रैप है, अगर दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा, और तो ऐसे अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो दे विल ट्रैप इंफ्रारेड रेज। और आपको पता है इंफ्रारेड रेज कॉज हीटिंग इफेक्ट। अब इतनी ज्यादा अगर इंफ्रारेड रेज एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, अर्थ का हमारा जो टेम्परेचर है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। सो दिस विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत नुकसान है, हमारे जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट कर जाएंगे, फ्लड्स आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जो हमारी सारी कंडीशंस है प्रिवेलिंग टेम्परेचर प्रेशर की, जो भी हमारे लिए सूटेबल रहने के लिए, वो सब खराब हो सकती है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए आप फ्यूल्स एयर पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग से भी लिंक्ड है। सो देयरफॉर, और दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी कि इनके रिजर्व्स भी लिमिटेड है, आने वाली जनरेशंस को भी चाहिए, और इनको एक बार अगर ये खत्म हो जाएंगे तो बनने में बहुत टाइम भी लगेगा। सो दैट इज व्हाई वी यूज दिस फ्यूल, वी शुड एक्चुअली यूज दिस फ्यूल्स व्हेन दे आर एब्सोल्यूट नेसेसरी। हमें इन्हें तभी यूज करना चाहिए जब इनकी बहुत जरूरत हो। ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट भी बेटर रह पाए, कोई इकोलॉजिकल इंबैलेंस भी नहीं हो, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम हो जाए, और इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत टाइम के लिए रहे, ताकि जैसे हमने हमारी जनरेशन्स ने इनको यूज किया तो आने वाली जनरेशन्स भी इनको यूज कर पाए। सी, वी डोंट हैव एनी राइट टू एक्चुअली के भी हम आने वाली जनरेशन्स को इन रिसोर्सेस का बेनिफिट ना लेने दें, हमारा कोई ऐसा राइट नहीं बनता है। सो देयरफॉर वी हैव टू प्रिजर्व देम फॉर अपकमिंग जनरेशंस सो दैट दे कैन आल्सो गेट दिस काइंड ऑफ एनर्जी, एंड सो दैट दे कैन यूज दिस एनर्जी फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क व्हाटएवर दे वांट। सो दैट इज व्हाई द वाइज यूज ऑफ these resources are very 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 important. So we have certain tips to ensure you can say कि हम उनको कर पाए, इनकी कंजर्वेशन कर पाए इन रिसोर्सेज की, कि इनको डिप्लीट होने से हम बचा पाए, इनका वाइज यूज कर पाए। सो आई हैव फ्यू टिप्स फॉर यू। फर्स्ट इज दैट ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। अगर आप कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करते हैं तो आपके जो फ्यूल है वो प्रॉपर, आप कह सकते हो कि इतना फ्यूल कंजर्व होता है। ठीक है, सो इफ यू ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड सो नो फ्यूल इज वेस्टेड, एंड मोर ओवर जो कंबशन का रेट है वो भी नॉर्मल रहता है। Second is that switch off the engine at traffic lights or place where you have to wait. जहां पे भी ट्रैफिक लाइट्स है या जहां पे भी आपको वेट करनी पड़ रही है अपने किसी फ्रेंड की, किसी रिलेटिव की, तो इंजन को प्लीज आप स्विच ऑफ करिए, क्योंकि दैट टाइम यू आर जस्ट वेस्टिंग द फ्यूल। आप उस एनर्जी का कोई यूज नहीं कर रहे हो, एंड यू आर सिंपली वेस्टिंग द फ्यूल। सो वी नीड टू कंजर्व द फ्यूल्स ना, तो इसलिए ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, राइट। तो आज से आप ड्राइव करेंगे तो कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल है वो हमारा कंजर्व होता है। और जब भी आप कभी रुकते हैं किसी से बात करने के लिए, किसी की वेट करते हैं या कोई ट्रैफिक लाइट्स होती है, जस्ट स्विच ऑफ द इंजन। सो बाय डूइंग सो यू आर जस्ट कंजर्विंग द फ्यूल। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अगर आपका करेक्ट टायर प्रेशर है तब भी आप फ्यूल को कंजर्व कर रहे हैं। एंड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। देखिए आप कार तो सब लोग, कार स्कूटर आजकल सबके पास है, बट इफ दे आर रेगुलरली मेंटेन्ड तो आपके व्हीकल की भी लाइफ लॉन्गर पीरियड तक रहेगी, और दूसरी बात उनमें फ्यूल्स भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगा, राइट। सो इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एंड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द